हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम ज़ीरकपुर से। आज हम बात करेंगे मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। मतलब कि आपके लेफ्ट साइड जो दिल का बायां तरफ होता है, ऊपर वाला कमरा और नीचे वाला कमरा, उसके बीच के दरवाजे जो है टाइट हो जाते हैं। मतलब कि आपके लेफ्ट ऊपर वाले कमरे को एट्रिया कहा जाता है, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहा जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो टाइट हो जाता है। जब वो टाइट हो जाएगा तो ऊपर से ब्लड जो है वो नीचे नहीं आएगा। तो इसी को मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो दिल है उसमें 4 कमरे होते हैं, 2 राइट 2 लेफ्ट। एक ऊपर राइट साइड पे, एक ऊपर लेफ्ट साइड पर, एक नीचे राइट साइड पर, एक नीचे लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड में जो होता है साफ खून होता है और राइट साइड पर जो होता है गंदा खून होता है। मतलब जो राइट साइड पे खून होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो आपका लेफ्ट साइड पर होता है उसमें ऑक्सीजन होती है। अब आपके लेफ्ट साइड में क्या है कि जो साफ खून है वो फेफड़ों से आता है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स ही फिल्टर करते हैं, फेफड़े आपके। तो जो लेफ्ट साइड होता है फेफड़ों से खून जो है वो साफ होकर आपके ऊपर वाले कमरे में लेफ्ट एट्रिया में आता है, फिर वो ऊपर से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर वो जो है सारे शरीर में एरोटा के थ्रू चला जाता है साफ खून, ताकि आपके सेल्स को ऑक्सीजन और जो जरूरी न्यूट्रिशन है वो मिल सके। अब क्या होगा, अब जब ये वॉल्व इन दोनों के लेफ्ट साइड में जो होता है मिट्रल वॉल्व वो हार्ड हो जाता है। इसका जो सबसे कॉमन रीज़न होता है वो होता है आपका रूमेटिक हार्ट डिसीज। मतलब रूमेटिक रीजंस की वजह से जो है आपका वॉल्व हार्ड हो जाता है। रूमेटिक हार्ट डिसीज में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकल, उसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और यही इन्फेक्शन आपके दिल के वॉल्व के ऊपर भी हो जाता है। जब ये इन्फेक्शन आपके वॉल्व पर होगा तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा तो बॉडी उसको ठीक करेगी। जब ठीक करेगी तो वहाँ पर एक स्कार बन जाएगा, क्योंकि जब हमारी चोट लगती है बॉडी वहाँ पर ठीक करती है तो वहाँ की जो स्किन है वो स्ट्रेच हो जाती है, हार्ड हो जाती है, वहाँ पे निशान पड़ जाता है। तो जब यही इन्फेक्शन हमारे दिल के वॉल में या वहाँ की मसल्स में होता है तो वो भी जो है स्कार पड़कर उसमें फाइब्रोसिस होकर हार्ड हो जाती हैं। या फिर ओल्ड एज में जैसे ही कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है वॉल्व के आसपास और ब्लड वेसल्स के अंदर। कई बार कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट होने की वजह से भी जो वॉल्व आपका है वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। या फिर हेरिडिटरी या कंजेनिटल होता है, बहुत बहुत रेयर, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है। बस सबसे कॉमन रीज़न तो रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है। रूमेटिक रीज़न जैसे ल्यूपस डिसीज है और भी एक दो जो रूमेटिज्म से रिलेटेड, मतलब आपके जॉइंट्स या कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपका जो है वॉल्व हार्ड हो जाता है। अब क्या होगा, अब जो वॉल्व जो पहले जो ज़्यादा खुलता था वो कम खुलेगा, उसकी ओपनिंग जो है खुलने का एरिया जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो सख्त हो गई, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई। पहले वो पूरे खुलते थे, अब वो कम खुलते हैं। और दूसरा वो साइडों से जो है एकदम इकट्ठा हो जाते हैं, चिपकना शुरू हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में, दोनों जुड़ना शुरू हो जाते हैं कॉर्नर से, तो पूरे नहीं खुल पाते। अब क्या होगा कि अब आपका जो खून फेफड़ों से आ रहा है ऊपर वाले कमरे में लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, खून पूरा आ रहा है, लेकिन वो नीचे वाले कमरे में लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा रहा। तो क्या हुआ, खून ऊपर लेफ्ट साइड पे जो ऊपर वाला कमरा है उसमें इकट्ठा होगा। नेचुरल सी बात है कि नीचे नहीं जा रहा तो ऊपर इकट्ठा ही होगा। तो एक लेवल तक जो है वो ऊपर वाला कमरा अपने आप को फुलाएगा, डायलेट करेगा। अब वो भी कितना डायलेट कर सकता है, उसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद क्या होगा, पीछे जो फेफड़ों में जो है आपका जो ब्लड है, खून, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब इस बैक प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो आपका टिश्यू है उसमें जो है फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ब्लड में से निकल के लिक्विड जो थोड़ा थोड़ा आपका टिश्यूज में जमना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको फिर लंग्स में सूजन होना शुरू हो जाती है, जिसको उडिमा कहा जाता है, पल्मोनरी कंजेशन कहा जाता है। ये तो हो गया आपका लंग्स में इशू आएगा इसकी वजह से, इससे आपको सांस चढ़ता है। अच्छा, अब जो खून जो नीचे वाले कमरे में कम गया वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल शुरू में क्या करेगा, शुरू में वो ज़्यादा सिकुड़ेगा ताकि जो शरीर की ज़रूरत है उसको वो पूरा कर पाए, मैनेज करने की कोशिश करेगा, वो ज़्यादा सिकुड़ने की कोशिश करेगा ताकि जो है आपका खून ज़्यादा पंप हो पाए।
लेकिन जब एक लेवल ऐसा आ जाएगा कि ये पूरी कोशिश करने के बाद भी जो है, क्योंकि खून ऊपर से नीचे आ ही नहीं रहा, तो वेंट्रिकल कितना ज़्यादा सिकुड़ सकता है, एक लेवल तक ये सिकुड़ेगा। उसके बाद इसकी भी जो कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी वजह से वेंट्रिकल को, दिल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और खुद इसको भी ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, क्योंकि वो ब्लड जो है बॉडी में भेज रहा है वो कम भेजेगा, क्योंकि उसके पास आ ही नहीं रहा तो आगे कहाँ से भेजेगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगर दिल ज़्यादा जोर के सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एक तो आपके दिल की धड़कन जो है थोड़ी आपको ज़्यादा लगेगी, पैल्पिटेशन जैसे हम कहते हैं कि दिल की धड़कन जो है ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी पेशेंट बोलते हैं पैल्पिटेशन हो जाती है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि आपका जो है दिल जो है जितनी बार भी सिकुड़ता है, मैंने बताया था दिल जब सिकुड़ता है तो खून दिल से बाहर निकलता है, और जब दिल फैलता है तो खून दिल के अंदर भरता है। एक बार दिल सिकुड़ा, खून दिल से बाहर निकल गया, दिल फैलेगा तो उसमें खून भरेगा। लेकिन अब दिल क्या कर रहा है, ज़्यादा सिकुड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी जो शरीर की ज़रूरत है वो पूरी हो सके। अब जब ज़्यादा सिकुड़ रहा है तो फैलने की शक्ति उसकी कम हो गई। तो अब क्या होगा, अब इसका सेकंड असर ये भी होगा कि उसमें खून ही कम भरेगा, क्योंकि वो अपने आप को रिलैक्स नहीं कर रहा, बार बार कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो खून जो है भरना कम हो जाएगा, उसकी वजह से फिर और कम हो जाएगा बॉडी में खून सप्लाई। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है कम मिलेगा शरीर को, सेल्स को, टिश्यूज़ को, और फिर आपको क्या है, थकावट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी की ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहा, ब्लड उतनी पंप नहीं कर पा रहा, तो आपको थकावट रहती है बहुत ज़्यादा। अब इसकी वजह से जो है ऊपर जो है प्रेशर बढ़ता जाएगा एट्रियम में, मतलब ऊपर वाले कमरे में जो है ब्लड और इकट्ठा हो जाएगा। पहला कारण हो गया कि वॉल्व टाइट था, जो खून था वो ऊपर से नीचे नहीं जा रहा था। दूसरा कारण हो गया कि नीचे वाला कमरा ज़्यादा सिकुड़ रहा है शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो भी एट्रिया में ऊपर वाले कमरे में खून जो है वो नीचे प्रॉपर जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा, तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट, मतलब डबल बैक प्रेशर हो गया। अब एट्रिया कितनी देर तक कितना फुला सकता है अपने आप को, उसके बाद वो अपनी मांसपेशियों को हार्ड करना शुरू कर देगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी एट्रिया की, क्योंकि अपने आप को एक लेवल तक बचाने की वो कोशिश करेगा, तो वो अपनी मांसपेशियों को सख्त करना शुरू कर देगा, ताकि वो इतना ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ब्लड है उसको वो होल्ड कर पाए। ऊपर वाला तो इसलिए डायलेट हो गया क्योंकि उसमें ब्लड ज़्यादा था, लेकिन नीचे वाला जो है वो बार बार सिकुड़ने की वजह से उसकी जो सिकुड़ने की कैपेसिटी है वो जो है वीक हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा ओवरलोड बढ़ गया उसके ऊपर, वेंट्रिकल के ऊपर। तो एक लेवल ये आएगा कि उसकी भी कॉन्ट्रैक्शन की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। बट ये काफ़ी एडवांस स्टेज में होता है, क्योंकि ये प्रोसेस तो है काफ़ी सालों तक चलता है। अगर आपका आज वॉल्व टाइट होता है तो डिपेंड करता है कि ये सालों में जाके जो है प्रोसेस होता है। अगर यही प्रोसेस बहुत लंबा टाइम चलेगा तो क्या होगा कि जो फेफड़ों में जो नसें फूल गई थी, क्योंकि आगे खून नहीं जा रहा, दिल जो है शरीर में नहीं भेज पा रहा, तो उसका असर पीछे राइट साइड के हार्ट के ऊपर आएगा। नेचुरल सी बात है, आगे नहीं जा रहा, पीछे इकट्ठा होगा फिर वो राइट साइड के हार्ट पे, और उसका इफेक्ट फिर लंबे टाइम के बाद आपके जो है सारे शरीर पे सूजन होना शुरू हो जाती है। शुरुआत में क्या होता है कि लक्षण नहीं आता, क्योंकि जो हमारा ये ओपनिंग है, जो दरवाज़ा खुलता है, कम से कम ये 5 से 6 सेंटीमीटर स्क्वायर तक इतना इसका एरिया होता है जब ये नॉर्मल होता है, और जब ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तक रह जाता है तब हम कहते हैं कि आपका जो है ये स्टीनोसिस हो गया है, मतलब टाइट हो गया है। ऐसा आपको वैसे नहीं पता चलता, लेकिन जिस टाइम हम एक्सरसाइज करते हैं या फीमेल्स में कोई प्रेगनेंसी के टाइम पे जब ओवरलोड पड़ता है तब पता चलता है टेस्ट करवा कर कि हाँ आपका जो है ये वॉल्व जो है टाइट हो रखा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है बॉडी मैनेज करती रहती है। अगर ये धीरे धीरे होता है प्रोसेस फिर तो बॉडी मैनेज करती है, अगर एकदम से हो जाता है कभी एक्यूट, फिर आपको एकदम से चेस्ट में पानी भरेगा, एकदम से सांस चढ़ता है। अब इसका प्रोसेस जब बहुत लंबे टाइम तक हो जाएगा एक लेवल तक, फिर होगा आपका कि जो एट्रिया है एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी, मतलब जो एट्रिया है वो अलग से काम करेगा और बाकी हार्ट के चैम्बर्स जो है उनका बैलेंस जो है इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसको हम फिर एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट जो है वो परमानेंट इरेगुलर हो जाती है।
तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आगे जाके जब ये बहुत एडवांस स्टेज में हो जाता है। इसमें आपको जो लक्षण आएगा वो है सबसे पहला कि सांस चढ़ता है, क्योंकि बैकफ्लो की वजह से खून की जो ब्लड वेसल्स हैं चेस्ट की वो डायलेट हो जाती हैं और धीरे धीरे करके जो है उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ये पहले तो होगा कि एक्सरसाइज करते समय होगा आपको, लेकिन फिर बाद में जब ये एडवांस स्टेज हो जाएगी तो रेस्ट करते समय भी आपको जो है सांस चढ़ता है। एक होगी थकावट, क्योंकि जो ब्लड है वो प्रॉपर बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से उसको नहीं मिल रहा, तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी जिसकी वजह से कि आपको थकावट रहेगी। जब आपका जो जैसे मैंने बताया कि एट्रिया जो ऊपर वाला कमरा है एट्रिया वो बहुत ज़्यादा जो है डायलेट हो जाता है, तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। ये जो है ऊपर वाला कमरा जो उसकी दिल की धड़कन जो है सिस्टोल करने की और डायलेट करने की क्षमता है वो बाकियों के साथ जो है इम्बैलेंस हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या रहता है कि ब्लड जो है वो ज़्यादा देर तक ऊपर वाले कमरे में रुकेगा, स्टोर रहेगा, तो इसकी वजह से ब्लड क्लॉट बनने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। मतलब खून के अंदर जो है ब्लड सेल्स इकट्ठा होकर क्लॉट बना देते हैं। अब ये क्लॉट जो है जब सर्कुलेशन के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट करता है तो कहीं पर भी जो है ये ब्लॉकेज कर सकता है। कहीं पर जहाँ भी ये फंसेगा वहाँ पर उसके आगे वाला जो आपका टिश्यू या सेल होगा उसको जो है ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी। जब ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज हो जाएगी तो आपको जो सांस है वो आराम करते समय भी चढ़ेगा, और इसकी वजह से जैसे मैंने बताया था कि राइट हार्ट पे, क्योंकि जो गंदा खून है फेफड़ों में वो आपको राइट साइड का जो हार्ट है वो भेजता है, फिर वो लेफ्ट साइड में भेज देता है साफ करके। अब लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा, पहले तो फेफड़ों पे असर आएगा, फिर उसकी वजह से राइट साइड का जो हार्ट है वो भी फूलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फेफड़ों में खून तो वही भेज रहा है ना, फिर वो साफ करके आगे दाई लेफ्ट तरफ भेज देता है। तो इसका बैक प्रेशर का इफेक्ट जो है आपके राइट हार्ट पे आएगा, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो जाएगा। मतलब जो राइट साइड का है वेंट्रिकल वो भी डायलेट होना शुरू हो जाएगा उसको मैनेज करने के लिए, और फिर बाकी बॉडी में भी आपकी जो है स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। मोस्टली हार्ट का कोई भी कमरा इफेक्ट हो, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर एडवांस स्टेज में आता ही आता है। मतलब लेफ्ट साइड का हार्ट खराब होगा तो उसका इफेक्ट जो है राइट साइड पर आ ही जाएगा आगे जाकर, और अगर राइट का होगा तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं लेफ्ट के ऊपर आ ही जाएगा, क्योंकि घूमता तो वही 5 लीटर खून है सेम ही, उसी को बार बार घुमाना पड़ता है। चाहे ब्लॉकेज राइट साइड पे आ जाए चाहे राइट साइड पे आ जाए, इफेक्ट पूरे हार्ट के ऊपर ही आता है। सिर्फ ये टर्म्स हैं कुछ पता करने के लिए कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, राइट साइड है कंजेस्टिव है। अब इसी को जब आपका जो छाती में पानी भर गया है एडवांस स्टेज हो जाएगी तो इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कह देंगे। लेफ्ट साइड का वॉल्व खराब है तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, अब ये राइट साइड का हो तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर। मतलब टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट है या राइट है, जो सिम्टम्स है जो लक्षण है वो पूरे हार्ट के ऊपर ही आते हैं। हर तरह की हार्ट प्रॉब्लम है चाहे कोई भी हो। फिर आपको मैंने बताया इसमें बलगम जो है खांसी, क्योंकि छाती में पानी भरेगा तो बॉडी उसको कफ के थ्रू खांसी के थ्रू निकालने की कोशिश करेगी, और जो है ब्लड भी आ सकता है खांसी में, क्योंकि ब्लड इतना जो है डाइल्यूट हो गया, इतना जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं तो माइन्यूट जो है ब्लीडिंग भी हो जाती है, और वो कफ में फिर आपको बलगम में जो है नज़र आता है कि ब्लड जो है वो बलगम में आ रहा है। छाती में दर्द होगा क्योंकि बीपी जो है बढ़ जाएगा, जितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता रहता है। जब हार्ट की वजह से चेस्ट पर आपका लोड पड़ेगा तो कईयों को चेस्ट पेन भी हो जाता है इसकी वजह से। या फिर जब ब्लड सप्लाई जो है बॉडी में कम जाएगी तो जो है बीपी, या फिर पेशेंट को जैसे चक्कर आने वाला हो जाता है, जैसे लगा जैसे चक्कर आ गया, कुछ पेशेंट बेहोश भी हो जाते हैं। ब्लड जो है सप्लाई अगर बॉडी में बिल्कुल ही कम हो जाए और स्टेनोसिस जो है वो सीवियर हो जाए, मतलब 1 सेंटीमीटर से कम ओपनिंग अगर आपकी रह जाती है, उससे भी ज़्यादा कम रह जाती है, तो ब्लड बॉडी को जो ज़रूरी है वो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा और पेशेंट को चक्कर आने की फीलिंग होती है, बेहोश होने की, इवन तक बेहोश भी हो जाते हैं एडवांस स्टेज में। इसका अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल जाए तो इसमें ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके आप इसको ठीक नहीं कर सकते, इसके साथ में ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको।
इसमें टेस्ट वही नॉर्मल जो हार्ट के लिए करवाए जाते हैं, ईसीजी है, आपका इकोकार्डियोग्राफी है, ये टेस्ट जो है, ब्लड टेस्ट वगैरह, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसके हिसाब से डॉक्टर जो है चेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, एमआरआई, सीटी, उसी के हिसाब से आपको जो है गाइड करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक मिटल स्टेनोसिस के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।